उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे, सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शावदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। दूसरे दिन कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। कम कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। जिसमें आदमी के पास उपकरण तो है। मेरा तो एस्ट्रोलॉजी पे से विश्वास ही उठ गया इस कोरोना काल में, वरना बहुत मैं बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी। पहले एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा व्यंग आपको सुना देता हूँ। परिवार सहित आप आए हैं ज्यादातर लोग, सुनिएगा। पारिवारिक व्यंग है कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। वाह सुरेंद्र जी, क्या श्रोता है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बिना कहीं समझ जाते। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। बड़ी दिक्कत। अब साहब मैं उस समय पूरा विश्व, हमारे भारत में भी पूरा लॉकडाउन लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और उधर प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी वो अलग, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। पति पत्नी अलग अलग कमरों में सो रहे, हर आदमी अलग कमरे, जगह नहीं तो बेचारी पत्नी तो वो चटाई बिछा के किचन में ही। अब वो उधर टीवी, 2 एक काम कर रहे थे लोग, और क्या कर रहे थे आप भी हम भी, या तो टीवी देख रहे थे या नेट चला रहे थे। अब टीवी देख रहे तो वो संयोग से कर्फ्यू लगा हुआ, और उधर वो एक ज्योतिषी जी आए, अब वो राशिफल बता रहे, संयोग से मेरा राशिफल आ गया, मैंने रोक लिया, मैंने कहा देखा। अब वो पंडित जी कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे 5 शुभ ग्रह आपके घर में एक साथ आएंगे। अब मैंने कहा यहाँ तो पति पत्नी अलग अलग सो रहे हैं, ये 5 लोग और आएंगे, ये कहां रहेंगे? मैं तो टेंशन, और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। मैंने कहा बसें बंद, ट्रेनें बंद, खुद की गाड़ी नहीं निकाल सकते, मोटरसाइकिल तो छोड़ो पैदल घर से नहीं निकल सकते, अब काय से जाएंगे और कैसे जाएंगे? अब उधर खिड़की में से नीचे देखें तो केवल एक ही गाड़ी घूम रही, लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस। उसको देख के वो टेंशन के ऊपर जाएंगे। अरे मैंने कही तो बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। सुरेंद्र जी जवाब नहीं आपका। और ये तो ले ही जाती है, फिर वापस थोड़ी लाती है। बहुत ज्यादा टेंशन। मैं तो खाना नहीं खाया, मैंने कहा कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे? उधर घड़ी की तरफ देखूं, बस 4, 4:15, 4:30, 5, 5:15, 5:30, इतने में बड़बड़ाती हुई किवाड़ खोल के धर्म पत्नी आई और बोले कि फालतू बैठे हो, झाड़ू हाथ में पकड़ा के ऊपर जाके छत पे झाड़ू निकाल करके आओ।
और मैंने कहा आगे ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे तो आज दिन तक नहीं आए जिंदगी में। ऐसे ऐसे टेंशन सा। अब एक और काम हुआ, आपके यहां भी हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में तो एक काम हुआ कि उस लॉकडाउन ने, कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को हलवाई बना दिया। बेटा देखो तो यूट्यूब में देख के अलग रेसिपी बना रहा, बेटी अलग बना रही, पत्नी अलग बना रही, पति भी बना रहा। मेरे जैसे को नहीं बनाना आता तो हम बर्तन ही मांज रहे। काम तो कर रहा था जो देखे वो, और रोज 4-4 नई रेसिपियां, कोई 4-4 मिठाइयां। फर्स्ट लॉकडाउन में तो चला, दूसरे में थोड़ा मामला आधा रह गया, तीसरे में तो यूट्यूब में रेसिपियां ही खत्म हो गई। अच्छा, उस टाइम पे एक और बात नहीं कि ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान में कोरोना को नहीं, मैदा और सूजी को खत्म करना है देश। आए दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन। अब बाहर कर्फ्यू लग रहा है, कैसे लाएं, क्या करें। अब नहीं, पकोड़े बनाने इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, बेसन लाओ। कैसे क्या करें। मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत आ रही है, बेसन दे दे, मैदा सूजी वगैरह ये थोड़ा, कि यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा ऐसा कर, पीछे का गेट खोल के और तरकीब से दे दे, कि ठीक है तू गलियों गलियों में से आ जा, मैं करता हूँ व्यवस्था। उसने बेचारे ने पीछे का गेट खोला, मैं गलियों गलियों में से गया, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। घर पे गया, बोले ले आए बेसन। मैंने कहा बेसन तो नहीं ला पाया, सूजी लाया हूं। बहुत अच्छे। 8 दिन बाद ही फिर लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी। परेशान कर लिया। मैंने फिर उसको फोन किया, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या। वो बोला जिस दिन से तू बेसन ले गया ना उसी दिन से सूजी पड़ी है। जवाब नहीं सुरेंद्र जी आपका भी। ओह माय गॉड। अब वो रेसिपी ही खत्म। अब वापस चौथे लॉकडाउन तक तो मामला वही मूंग की दाल और रोटी पे आ गया। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, एक छंद सुनिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगी। रायते की कटोरी घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन जो धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगी। अच्छा, फायदा एक ही हुआ, इसके अलावा कोरोना में कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो घर घर में महीने में ब्यूटी पार्लर के 6-7 हजार रुपए खर्च होते थे, वो 20 रुपए में ही काम चल रहा था मास्क से ही। लेकिन वो मास्क के बावजूद भी वो जो सेल्फी की आदत है ना, वो नहीं गई। सुनो डॉक्टर साहब। हाँ जी भाई। तो पति डॉक्टर के पास ले गया पत्नी को, पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। लगता है भूत प्रेत वाला कोई चक्कर, या कल मुही नजर करारी लग गई है। डॉक्टर बोला एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, लगता है लकवे की बीमारी लग गई है। और डॉक्टर बोला भाई लकवा नहीं है, इन्हें सेल्फी की भारी महामारी लग गई है। हाँ, अब आप व्यवस्थित हो जाएं, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं।
नहीं, हास्य का कवि हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात मजाक है, मैं उसे प्रमाणित भी करूंगा। माँ शारदा ने एक आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद मुझे दिया है, उसकी वानगी, हालांकि मैं वो बहुत 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में आधे 1 घंटे सुनाता हूँ, लेकिन उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो कुछ भी आपने सबको बहुत अच्छे, बहुत प्यार से, बहुत मन से सुना, आपको याद तक होगा कि किसने क्या क्या सुनाया है। यहीं से कुछ बातें उठाता हूँ, आप तक वापस पहुँचाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि अगर पीछे तक के एक श्रोता की तालियां इस कविता को मिलती रही तो ये कविता यहीं बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपकी तालियां बंद हो गई तो ये कविता वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, गिर जाएगी। सुरेंद्र जी, कि कविता ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, कविता ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां। हाँ, बैठ जाओ आर्यपुत्र। आप 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूं कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बे मतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ। जवाब नहीं आपका। इधर भी कुछ श्रोता खड़े हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कवि सम्मेलन अभी बहुत देर तक, अभी 2 घंटे तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी सुनाएंगे, तो आपसे निवेदन करता हूं मंच की तरफ से कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी। अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ तालियां, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे। इन तीनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा। तीनों देखो आप कितनी देर से। इन तीनों को साथ देख, आइए सर, बिराज। इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा, इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा। अरे राम लखन को ढूंढ रहे, राम लखन के संग संग जो चले जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां, दोनों हो गए। वाह गुलजार साहब, वाह गुलजार साहब, इसके बाद उतारना पड़ता है कुछ ना कुछ। हाँ बिराजिए सर, आप आइए, कुछ उतारना पड़ता है। स्वागत है आपका। इस पूरी महफिल में ये ही एक श्रोता है साचे, हर कवि की कविता पर ये तो झूम झूम कर नाचे। इनकी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी कविता पे नाच रहे हैं, ये रोज रात को इतने बजे नाचते ही हैं। कह रहे हैं कि बीवी घर चली गई और 3 और अंदर चले गए। बैठो गुलजार साहब, बैठो। हाँ हाँ भैया। वाह गुलजार साहब, वाह, जवाब नहीं आपका। ये तो इंपोर्ट करने लायक आदमी है यार। हो गया? हाँ खींचो। अब आप दावे से बता दो। तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां, चक्कर पड़ जाएगा भारी। वो अच्छा, उसके बारे में बता दो, आपकी ये उतार रही है कि उतार रहा है? आइए सर विराज। आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी, जी बजाओ तालियां,
हमसे भूल हो गई भारी। अच्छा, पूरा कवि सम्मेलन आपने सुना है, कमाल है सुरेंद्र जी, कमाल है आपका। तो वहीं से बात शुरू करता हूं। अब इसका आ गया इतने बजे? सुनिए, सबसे पहले आए कनपुरिया पांडे जी। इनको आपने सुना कि कनपुरिया पांडे जी ने लगवाए खूब ठहाके। सुनना आप, जिसने जो जो सुनाया। अब बैठे बैठे ये टाइप किया कि कनपुरिया पांडे जी ने लगवाए खूब ठहाके, दुल्हन लेने गए मगर ये घोड़ी लेकर भागे। ये आप दोनों जा रहे हैं या आ रहे हैं? अच्छा, ये मैं देख रहा हूं बहुत देर से, शुरू से, जब से कवि सम्मेलन पड़ा, पुरुषों का जोड़ा जाता है और पुरुषों का जोड़ा आता है। हालांकि हमारे भारत में तो अब कानून ने भी मान्यता दे दी है। यहां तो शायद के रीत रिवाज पे कहो के भैया नहीं समझ में आते। अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही जाते, इनकी रहे सलामत यारी रे बजाओ तालियां, इनकी रहे सलामत सुरेंद्र जी, जवाब नहीं आपका। के कनपुरिया पांडे जी ने लगवाए खूब ठहाके, दुल्हन लेने गए मगर ये घोड़ी लेकर भागे, दुल्हन रोती रही बिचारी रे बजाओ तालियां। के हेमंत पांडे के बाद मंच पर आई सोनल जैन। हेमंत पांडे के बाद मंच पर आई सोनल जैन, प्रेम प्यार के चक्कर में ये रहती है बेचैन, गा गई खुद की प्रेम कहानी रे बजाओ तालियां, गा गई खुद की प्रेम कहानी। और जिस मन से आपने स्वयं को सुना है, वहीं पता लग गया था कि आज का कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला। बात तो तय है कि स्वयं श्रीवास्तव के गीतों ने महफिल को लूटा, स्वयं श्रीवास्तव के गीतों ने महफिल को लूटा, उनको सुनकर पलकों से आंसू का फव्वारा छूटा, दिल पर छप गई छाप तुम्हारी रे बजाओ तालियां, दिल पर छप गई छाप तुम्हारी रे बजाओ तालियां। जवाब नहीं आपका। फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा सुखम भी थी कि अच्छा, हम सबसे पीछे पड़ रहे थे, बोले तुम्हें वहां भी ले चलूंगा। मैंने कहा कहाँ? कि पटाया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पटाया जाए, पटे नहीं पटे, पिटा के वापिस आए। मैंने कहा कविता पढ़ने आए माइक पर कविवर श्री मुस्कान, युवक युवतियों को दे गए ये फोकट का ही ज्ञान, जबकि देसी अटल बिहारी रे बजाओ तालियां, खुद हैं देसी अटल बिहारी रे बजाओ तालियां। रमेश भाई ने हंसा कर दिया लोटम पोट। रमेश भाई ने हंसा कर दिया लोटम पोट। और कवि इस पर, अगली पंक्ति पर अब तक की सर्वाधिक तालियां आनी चाहिए, अगर आपको लगे कि सही कर रहा हूं। रमेश भाई ने हंसा कर दिया लोटम पोट, कविता अपनी कविताओं से कर गई है विस्फोट, शब्दों की कर गए बमबारी रे बजाओ तालियां, शब्दों की कर गई बमबारी रे। बहुत अच्छा। जवाब नहीं सुरेंद्र जी आपका। ये कविता नहीं थी। नहीं, मैं जिम्मेदार मंच से। और पवन जी, दो पंक्तियां आप भी सुन लीजिए।
इनको बड़ी चिंता थी, बोले पता नहीं किसको ला रहे हैं। हाँ नहीं, इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा सुरेंद्र यादवेंद्र, तो इसको लगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह दो आदमी आएंगे। नहीं, ये होता है। मैं लिखता हूँ सुरेंद्र यादवेंद्र, ट्रेन में वो फॉर्म रिजर्वेशन के लिए या कहीं भी, तो वो पूछता है काउंटर वाला सुरेंद्र लिखूं या देवेंद्र यादवेंद्र। अच्छा, नई जगह पे जाता हूं तो लोग बाग समझते हैं कल्याण जी आनंद जी का जोड़ा आ रहा है, जैसे जोड़े से नदीम श्रवण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं कहा करता हूँ नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आदमी का काम अच्छा होना चाहिए। मैं तो कॉलेज में पढ़ता था तो पूरा कॉलेज एक लड़की को भुआ जी कह करके चिढ़ाता था। अच्छा, जो देखो भुआ जी मैं नहीं चिढ़ाता था। क्यों? क्योंकि पूरा कॉलेज मुझे फूफा जी कह करके चिढ़ा। वही जो शुरू में आए थे। के हास्य के इसको ले खाए सब व्यंग के झूले झूले, हास्य के इसको ले खाए सब व्यंग के झूले झूले। पवन जी का यह आयोजन खूब फले और फूले, सबकी रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां सबकी। लीजिए जवाब नहीं आपका। अब एकमात्र कविता, और उस कविता की दो विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि आज से लगभग 23-24 साल पहले डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने राजस्थान में जब ये थे, तो मैं भी राजस्थान टीवी का एक प्रोग्राम था और उसमें मैंने कागज से देख करके प्रथम बार ये कविता पढ़ी थी। दूरदर्शन का प्रोग्राम था। तो जब डॉक्टर साहब की टिप्पणी ये थी कि मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कविता आपने लिखी है, क्योंकि मैं हास्य का कवि और उस टाइप की कविता वो थोड़ी अलग हटके थी। दूसरी विशेषता ये है कि ये कविता मैंने जब लिखी जब मोबाइल केवल 4 मेट्रो सिटी में आया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इंटरनेट तो था ही नहीं। और उसमें भी बस 2-3 फंक्शन थे, मैसेज कर सकते थे, फोन पे बातचीत कर सकते थे, और ये इस तरह के 2-3 फंक्शन थे, फोटो भेज सकते थे। तो वो मेट्रो सिटी वाले कई बार ट्रेन में सफ़र में मिल जाते थे, तो वो चर्चा करते थे ऐसी एक जादू की डिब्बी आई है, उसमें 1 सेकंड में फ़ोटो विदेशों में भेज दो, मैसेज भेज दो, ये वो। तो हम सुना करते थे, देखा तो बहुत दूर की बात थी। तो कल्पना में उनकी बातें सुन करके मैंने एक कविता लिखी। और मैं क्या, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं कि वो कविता मैं लिख सकूं। माँ शारदे की कृपा मुझ पर हुई, मुझे माध्यम बनाया और वो कविता मुझसे लिखवा ली। लेकिन आज की स्थिति में उस कविता जो मैंने पूरी कल्पना में लिखी थी, एक एक कल्पना हकीकत में बदल चुकी है। एक भी लाइन उसमें ऐसी नहीं है जो मैंने कल्पना की थी और वो आज हकीकत में नहीं बदली हो। बस उसे सुनाना चाहता हूं। स्वागत, अच्छी कविता है। छोटी सी उसकी भूमिका है, विषय उसका जो परिवारों में विघटन हो रहा है, एकल परिवारों की प्रथा बढ़ती जा रही है, संयुक्त परिवारों का चलन बंद होता जा रहा है, पीड़ा उस कविता की ये है। और उसकी पीछे की जो भावना है वो ये है, याद कीजिए आप सब लोग, आज से कुछ साल पहले, 40 साल पहले, जब ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, एक आदमी आपकी गली और कॉलोनी में आता था जिसका सबको इंतजार रहता था। उसका एक टाइम निश्चित होता था हर घर के ऊपर, और आप घर के गेट पर उस आधे घंटे उसका इंतजार करते थे, जिसे हम पोस्टमैन और डाकिया कहते हैं। वो जिस घर की तरफ मुड़ जाता था वहां खुशियों की लहर छा जाती थी, और जिस घर के आगे से निकल जाता था वो थोड़ा सा दुखी हो जाता था कि आज अपने यहाँ किसी का पत्र नहीं आया, कोई अंतर्देशी नहीं आया, कोई पोस्ट कार्ड नहीं आया। वो व्यथित हो जाता था। एक बात और कहना चाहता हूँ, और ये कविता मेरी कुछ भी याद रहे न रहे, ये टिप्पणी अगर आपको याद रह जाए, मेरा शहर का नाम आप भूल जाओगे, मेरा नाम भूल जाओगे। विज्ञान ने बहुत उन्नति की, बहुत तरक्की की 21वीं सदी में। जाने क्या क्या चांद पे चल गए, जाने क्या क्या कर दिया इस टेक्नोलॉजी ने। लेकिन साहब, अभी तक ये टेक्नोलॉजी उन एहसासों को छू तक नहीं पाई है, और उससे आगे जा भी नहीं सकती कि जब किसी के यहाँ कोई पत्र आता था और पत्र अंतर्देशी खोला जाता था,
तो उसमें कुछ शब्द धुंधले धुंधले नजर आते थे। उससे उसको पता लग जाता था कि ये पत्र लिखते लिखते अगला आदमी बहुत रोया है। वो आंसू सूख गए होते थे और उन सूखे आंसुओं को एहसास करके, महसूस करके जब उस पर गीले और गर्म आंसू उन आंसुओं पर पड़ते थे और वो सूखे आंसू और ये गीले आंसू जब गले मिलते थे आपस में, वो जो एहसास है वो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी पैदा नहीं कर सकती, न कर पाए। क्या बढ़िया बात सुनाइए। सुनिए, 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। उस समय नहीं था ये चलन जब कविता लिखी। मैंने एक भी लाइन चेंज भी नहीं की, इसकी एज इट इज सुनाता हूं। अब वीडियो कॉल में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। मोबाइल पेजर से भी गए गुजरे हो जाएंगे। नाइयों के कोके और बुलावे देने के काम में आएंगे। हेलो, छज्जू नाई बोल रहा हूं भाई जी, काका करोड़ी मल के पोते की है सगाई जी, सब परिवार आना है, चूल का नोता है। अरे आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। तत्काल काम वाली बाई के पेजर पर पिप पिप की आवाज के साथ कॉल आती है। पियोनी को बोतल से पाउडर का दूध पिला देना, फास्ट फूड खिलाकर आराम से सुला देना, और बाप इंटरनेट पर बेटे से गिड़गिड़ा रहा है, बेटे दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, आज जरूर ला देना। बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है, बेटे दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, आज जरूर ला देना। ये सारे सीन तो एक छत के नीचे हैं, जबकि विज्ञान के ज्ञान में आज भी हम बहुत पीछे हैं। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी ये बैंकों काय के लिए रोते फिरेंगे। घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पढ़ लेंगे। ये होने लग गया आजकल। हम भी दिल्ली मुंबई काय के लिए रोते फिरेंगे। घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पढ़ लेंगे। जैसे ही आप फैक्स से डीडी भिजवाएंगे या अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। ये सब हो रहा है। हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे, एक ही सांस में हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। और एक मजे के आनंद की पंक्ति बीच में आ गई है, उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए कि रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में चलता था पहले, याद कीजिए आप। क्वार्टर रेट चलता था। रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में लोग अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढेंगे इंटरनेट में। और देखना भाई साहब, एक न एक दिन ये कंप्यूटर की क्रांति बहुत बड़ा कहर ढा जाएगी। और भूल से किसी ने www.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमारी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। वो बोली, क्या बताएं साहब, ये तो अपना अपना नसीब है, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति, बहुत लंबा बाईपास है, क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम, आपको पता लग जाए तो बताना। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, अब नजदीकियां देखना आप, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, एक दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में, 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी, पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तूतू में एक जबसा हॉलैंड में, दूसरा होनूलुलु में। नहीं, थोड़ा अगर अच्छा लग रहा हो तो तालियां वालियां, आप थोड़ी सी सुस्ती आ गई है तो मुझे लग रहा है कि मेरी कविता आप तक नहीं पहुंच रही है। कि एक जबसा हॉलैंड में, दूसरा होनूलुलु में, उनका साला बहुत पैसे वाला मिस्टर संतोषी, हमारा पड़ोसी। एक दिन हम उनकी कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शावदा ग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक
16 संस्कार होते हैं साहब, ये अंतिम संस्कार होता है। वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है और परंपरा रीति रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। तब बात कहता हूं कि सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। और ये भी हुआ साहब, ये भी पढ़ा आपने अखबारों में, टीवी में देखा कि शवदाह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। दूसरे दिन कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। दूसरे दिन कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। संबंध तो है, संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, समीकरण नहीं है। वेदना है, संवेदना नहीं है, एहसास है, आभास नहीं है। अरे और तो और आज खुद आदमी को अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। बहुत अच्छे सुरेंद्र जी, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है। आज खुद आदमी को अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं है। नजदीकियां क्या होती है, कुछ पंक्तियों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको अपने किसी परिजन की याद आ जाए और दो व्यक्तियों की भी अगर पलकें नम हो जाएगी तो मेरा इतनी दूर की यात्रा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि नज़दीकियाँ क्या होती हैं, जो आज भी छोटे गांवों में, कस्बों में देखी जा सकती हैं, महानगरों में माफ़ करना संभव नहीं है। कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था। कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांस ढलती थी, ताई जी दादी जी की पगतलियों में सरसों का तेल मलती थी। ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे। बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। दादा और दादी रात मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख करके रात भर सहलाते रहे। चाचा और चाची रात भर पैर दबाते रहे। अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही। क्या जिंदा करा है दृश्य, वाह सुरेंद्र जी, क्या बात है, क्या जिंदा कर दिया दृश्य। छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही थी। दादी जी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हवा में लहराता था। जैसे ही हाथ हवा में लहराकर परिवार के किसी भी सदस्य के सर से टकराता था, खुश रहो सुखी रहो, खुश रहो सुखी रहो, यह वाक्य अनायास उनके श्रीमुख से निकल जाता था। यह वाक्य बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए, वाह 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 वाह। सुरेंद्र जी शुरू में कमाल